गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने संस्कृत में प्रथम पाठ जय सुर भारती पढ़ा था। जय सुर भारती में सबसे पहले हमने पाठ परिचय पढ़ा, उसके पश्चात उसके कुछ श्लोकों की व्याख्याएं पढ़ी और इस तरह से हमने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी किए। तो कुछ प्रश्न पीछे रह गए थे, तो उसके विषय में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ में आप लोगों को मैंने दूसरा प्रश्न छुड़वा दिया था कि इस तरह के प्रश्न जो है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते। तो बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की। लघुतरात्मक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्य गीते रचयिता को अस्ति। जय हे सुर भारती गीत का रचनाकार कौन है? तो इसमें आपको उत्तर लिखना है डॉक्टर हरिराम। अच्छा, फिर आपका अगला प्रश्न है, कति काव्य रसा संधि, काव्य रस कितने हैं? कैसांचन त्रयेण रसानां नामानि लिखत। कोई 3 रसों के नाम लिखने हैं, तो इसका उत्तर होगा काव्य रसा नव संधि श्रृंगार करुण शांत हास्य रुद्रश्च। फिर आपका तीसरा प्रश्न था, मानस हंस इत्यस्य की अर्थ द्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस के 2 अर्थ और हम कौन से ले सकते हैं? तो पहला हो जाएगा मानसरोवरस्थे हंस, मानसरोवर में स्थित हंस। और दूसरा अर्थ होगा मन स्वरूप हंस। फिर आपका चौथा प्रश्न था, सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दत्रय लिखन्तु। श्वेत पंकजम अर्थात श्वेत कमल के आपको पर्यायवाची लिखने हैं। तो इसमें एक हो जाएगा आपके श्वेत कमलम, दूसरा हो जाएगा पुंडरीकम। तो इस तरह से आपके जो है ये 4 प्रश्न हो जाते हैं। इस पाठ के निबंधात्मक प्रश्न हम नहीं करेंगे क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं और एक लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्याएं पूछी जाती है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न कभी भी नहीं पूछते। तो आपको इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले पाठ परिचय करना है हिंदी में। उसके पश्चात में इसके जो 4 श्लोक मैंने पढ़ाए आपको उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत पहला, तीसरा और चौथा करना है और लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर 1 से लेकर 4 तक आपको ये सारे करने हैं। तो कॉपी में नोटबुक के अंदर आपकी कॉपी में जो है ये कार्य आपका पूर्ण होना चाहिए। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा पाठ, द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं संज्ञेय शक्ति। संज्ञेय शक्ति जो है वो आपका एक प्रेरणास्पद अध्याय है। प्रेरणास्पद अध्याय है। इसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि किस तरह से कलयुग में एक संघ में एकता रहने पर किस तरह से जो है वो कार्य संपन्न हो जाता है। और कई बार होता है कि जब बड़ों का कहना नहीं माना जाता है तो हम कई सारी विपत्तियों से ग्रस्त हो जाते हैं। संज्ञेय शक्ति।
संघीय शक्ति के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि इसमें जो है एक चित्रग्रीव नाम का जो है वो आपके एक कबूतर होता है, बड़ा ही समझदार होता है। इनका जो समूह होता है उसका मुखिया होता है। एक बार क्या होता है कि एक वन में चित्रग्रीव अपने परिवार सहित उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है। एक बार एक कबूतर होता है चित्रगिरी आप जानते हैं, परिवार सहित कहीं उड़ रहा होता है। उड़ते उड़ते अचानक वो देखता है कि जंगल के अंदर कहीं पर कुछ अनाज के जो है चावलों के दाने बिखरे हुए पड़े होते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है चित्रगिरी को। चित्रगिरी कहता है, सोचता है कि ये दाने यहाँ पर कैसे संभव है, यहाँ पर इन दानों का होना संभव नहीं है। सारे कबूतरों को जो है अपने परिवार को वो कहता है कि कोई भी जो है वो जंगल के अंदर ना उतरे, क्योंकि वहां पर चावल के दाने बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस यहाँ पर जो है वो संभव नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कबूतरों को कि किस तरह से जो है वो ये मना कर रहे हैं। सब इनमें से कुछ कबूतर जो है वो बात मानने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बात को नहीं मानते। उनमें से एक कबूतर जो होता है वो बहुत ही द्रुत होता है, चालाक होता है। उसे लगता है कि चित्रग्रीव हमेशा जो है वो अपनी बात मनवाता है और हमें इसकी बात को नहीं मानना है। इसकी बात का उल्लंघन करते हुए सारे कबूतर जो है वो एक जंगल में जो है उस स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। चित्रग्रीव वहां पर नहीं बैठता, वो केवल देखता है। सारे कबूतर जैसे ही दानों पर बैठते हैं वो सारे के सारे जाल में जो है वो कैद हो जाते हैं। अब क्या होता है कि सभी कबूतर जो है वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बड़ा दुख प्रकट करते हैं। चित्रगिरी उनको एक उपाय बताता है कि संघीय शक्ति सभी मिलकर उड़ जाइए तो ये जाल भी आप लेकर उड़ सकते हैं। उधर से शिकारी आता है, शिकारी को आता हुआ देखकर सारे कबूतर एक साथ में जो है वो जाल को लेकर उड़ जाते हैं। तो इस तरह की आप जो है ये कहानी पढ़ रहे हैं। देखिए नीति कथा साहित्य हितोपदेश अनितम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य का अर्थ है कि ऐसा साहित्य जिसमें नीति की कुछ बातें बताई गई हो, मोरल एजुकेशन हो। ऐसे ग्रंथों के अंदर हितोपदेश सबसे अहम, सबसे अलग जो है वो सबसे अहम ग्रंथ है। आप जानते हैं कि नीति कथा साहित्य जो है वो आपके नारायण शर्मा द्वारा रचित है। और नारायण शर्मा क्या करते हैं कि एक बार जो है वो कुछ राजकुमार होते हैं, उन्हें कोई भी पढ़ा नहीं पाता, अध्ययन नहीं करवा पाता, तो नारायण शर्मा जो है वो जाते हैं और कुछ छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से जो है उन राजकुमारों को जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं, एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। और इस तरह से जो है वो उस कहानियों की रचना करते हैं। उन्हीं कहानियों को एक साथ ग्रंथ में मिलाकर और हितोपदेश की रचना कर ली गई। तो अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम अनुपम अद्भुत ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामक पंडित विद्वान पाटलिपुत्राधिपति पाटलिपुत्र के राजा के सुतम पुत्रों को नीति शास्त्रम बोधितुम ग्रंथम रचेमास, नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की।
नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम और अद्भुत ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि नारायण शर्मा नामक विद्वान ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को ज्ञान कराने के लिए, नीति का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। स्वमनोज्ञ अपनी मनोहर प्रवाहमय शैली से अयम ग्रंथ, यह इस ग्रंथ ने लोकेशु, लोक में अति प्रसिद्धि अवाप, अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त किया। ये जो आपका ग्रंथ है नीति कथा साहित्य के अंतर्गत हितोपदेश, ये हितोपदेश अत्यंत मनोरम है, छोटी छोटी कहानियां हैं, नीति परक है, और यही कारण है कि ये अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। सरल भाषायाम अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथा अधिकृत्य पशुकथानां संग्रह अस्ति। इस ग्रंथ के अंदर बात की गई है सरल भाषायाम अस्मिन् ग्रंथे, सरल तथा सरस भाषा के द्वारा इस ग्रंथ में पंचतंत्रादि ग्रंथानाम अधिकृत्य, पंचतंत्र की कहानियों के आधार पर पशु कथानाम संग्रह अस्ति, आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। जब हितोपदेश की रचना की गई, दो ग्रंथ हैं हितोपदेश और पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना जो है, पंचतंत्र की रचना पहले की गई, पंचतंत्र की रचना पहले की गई विष्णु शर्मा के द्वारा। तो नारायण शर्मा ने क्या किया कि कुछ कहानी, पाटलिपुत्र के जो राजा थे, उस राजा के कुछ पुत्र थे, उनको शिक्षा देने के लिए कुछ कहानियों की रचना की। उनमें से कुछ कहानियां तो पंचतंत्र से ली गई, कुछ कहानियां उन्होंने स्वयं लिखी, और इस तरह से एक ग्रंथ की रचना की, वो कहलाता है आपका हितोपदेश। हितोपदेश की कहानियां सरस और सरल है, अत्यंत जो है वो नैतिक शिक्षा से युक्त है, और यह कारण है कि संसार के अंदर जो है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। सरल सरस भाषायाम अस्मिन् ग्रंथे, सरल सरस भाषा के द्वारा इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथानां अधिकृत्य, पंचतंत्र आदि ग्रंथों के आधार पर पशु कथानां, पशुओं की कथाओं के द्वारा संग्रह किया गया है। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 भाग मिलते हैं, मित्र लाभ, सुहृदय भेद, विग्रह और संदेश। अब आप लोग देख रहे हैं कि हितोपदेश के 4 भाग हैं। 4 भाग के अंतर्गत सबसे पहले जो है वो आपके पहला भाग आता है, और वो आता है मित्र लाभ। तो मित्र लाभ के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि एक तो आपका सबसे पहले है मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। इस तरह से आप जो है वो हितोपदेश के अंतर्गत 4 भाग पढ़ते हैं, मित्र लाभ, सुहृदय भेद, विग्रह और संधि। मित्र लाभ का अर्थ है अच्छे मित्रों से क्या लाभ होते हैं, किस तरह से हमारे अच्छे मित्र जो है हमारा भला करते हैं, हमें उन्नति की तरफ ले जाते हैं, उससे संबंधित कुछ कहानियां जो मित्र लाभ भाग में है। सुहृदय भेद, इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि मित्रों के भेद कौन से हैं, कैसे मित्र अच्छे होते हैं, किस प्रकार के मित्रों को किस श्रेणी में रखा गया है, कैसे मित्र आवश्यक होते हैं, ये सभी आप सुहृद भेद के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में एक भाग विग्रह के अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार के मित्र जो है वो आपका नुकसान करते हैं और उन्हें आपको त्याग देना चाहिए। फिर संधि का अर्थ है कि जो मित्र अच्छे होते हैं, जो आपकी सदैव उन्नति करते हैं, ऐसे मित्रों को आपको संधि अर्थात मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि वो रूठ भी जाते हैं तो उनको फिर से मिला लेना चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग से जो है, संपर्क से आपके जो है आपकी उन्नति होगी और आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। इस तरह से 4 भेद है। प्रस्तुत यह पाठ
मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ भाग की प्रथम कथा से संपादित है अर्थात की अंश है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञा, इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का अर्थ होता है अपमान। इस पाठ के अंतर्गत जो है वो आप क्या पढ़ रहे हैं कि अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञा, इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा अपमान, एकीभूयं कृत्य प्रयासं च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का एकजुट होकर प्रयास करने का जो फल होता है उसका वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा अर्थात की अवहेलना करके कबूतर जालबरदास संजात, जाल में बंध जाते हैं, क्योंकि सभी कबूतरों ने ये जो चित्रग्रीव है इसकी जो है वो अवहेलना की और इस तरह से जो है सभी कबूतर जो है वो चित्रग्रीव की उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं और अवहेलना के कारण जो है वो इस तरह से जाल में फंस जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, और फिर चित्रग्रीव के उपदेश से एक चित्त भूयम, एक चित्त अर्थात एक मन वाले होकर, एक समान बुद्धि वाले होकर सहति आश्रिता और एकता का सहारा लेकर जालम आदाय एवं उड़िता, जाल को ही लेकर उड़ जाते हैं। एष एवं पाठस्य उपदेश, इस पाठ का उपदेश है संगे शक्ति अर्थात की एकता में शक्ति है, अथवा सहति कार्य साधिका इति वा, अथवा एकता कार्य को साधने वाली होती है। ये जो आपका हितोपदेश जो कि नारायण शर्मा द्वारा रचित है, इसकी आप मित्रलाभ भाग में से पहली कविता को पढ़ेंगे संगे शक्ति। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कबूतर चित्रग्रीव की उपेक्षा करते हैं और जाल में फंस जाते हैं और फिर वापस चित्रग्रीव के कहने पर एक मत होकर एकता पूर्वक सारे उस जाल को लेकर भी उड़ जाते हैं। तो इसमें हम लोग जो है वो दो शिक्षाएं मिलती है। एक तो होती है संगे शक्ति अर्थात कि आज वर्तमान समय में एकता में ही शक्ति है, और दूसरी आप जो है इसके अंदर पढ़ेंगे कि छोटे छोटे कार्य जो है वो बड़े कार्य को सिद्ध कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आप इस कहानी को पढ़ेंगे। संगे शक्ति। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु। अब यहाँ बताया गया है कि गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा सेमल का वृक्ष है। सेमल जो एक विशाल वृक्ष होता है, इससे जो है वो छाया होती है, दूर दराज से जो है पक्षी इत्यादि आते हैं और वहां पर वो रुकते हैं। तो देखिए अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु, गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सेमल का एक वृक्ष था। नानादि देशागत्या रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति, अलग अलग दिशाओं से आगत्य आकर रात्रि में पक्षी तत्र वहां निवसन्ति निवास करते हैं। गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत ही विशाल वृक्ष है। विभिन्न दिशाओं से रात्रि में विभिन्न दिशाओं से आकर पक्षी इत्यादि वहां पर निवास करते हैं। अथ इसके बाद कदाचित अवसन्नाया, इसके बाद कभी अवसन्नाया बीत जाने पर, क्या रात्रि, इसके बाद की बात बताई जा रही है कि रात्रि के बीत जाने पर अस्तांचल चूड़ावलंबनी अस्तांचल के शिखर पर स्थित भगवती कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा के चले जाने पर लघुपत नामक वायस, एक लघुपतनक नामक कौवे के प्रबुद्ध जागकर या जागने पर। अब इसमें जो है थोड़ा सा अन्वय करना पड़ेगा कि एक गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का बहुत ही बड़ा वृक्ष है। सेमल के वृक्ष पर अलग अलग दिशाओं से आकर रात्रि में बहुत से पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। रात्रि के बीत जाने पर
रात्रि लगभग लगभग जो है वो बीत चुकी थी और चंद्रमा अस्तांचल अर्थात कि कहा जाता है कि अस्तांचल पर्वत के पास अस्तांचल पर्वत का अर्थ होता है कि चंद्रमा जो है वो अस्तांचल पर्वत के पास जाके और विलीन हो जाता है। अर्थात कि चंद्रमा जब विलीन हो जाएगा तो क्या होगा, प्रभात होगा, सुबह होगी। अब सुबह होने ही वाली थी। चंद्रमा जो है कुमुदिनी एक जो है वो एक पुष्प होता है जो केवल पानी में होता है और वो हमेशा चंद्रमा को देखकर ही खिलता है। तो कुमुदिनी के नायक अर्थात कौन, चंद्रमा। चंद्रमा के अस्तांचल चले जाने पर अर्थात कि लगभग जो है वो लुप्त हो जाने पर सुबह होने ही वाली थी, सुबह का समय था। उस समय लघुपतनक नामक वायसा एक लघुपतनक नामक कौवे के प्रबुद्ध जागने पर कृतांतामेव कृतांत का मतलब होता है यमराज। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि सेमल के वृक्ष पर बहुत से पक्षी जो है रात्रि में अलग अलग दिशाओं से आकर रुकते थे। कुमुदिनी के नायक चंद्रमा के अस्तांचल पर्वत पर चले जाने पर अर्थात कि समाप्त हो जाने पर, विलीन हो जाने पर सुबह का समय था। एक लघुपतनक नामक कौवा जो है वो यमराज के समान कृतांतम एवं यमराज के समान द्वितीय दूसरे आयांतम व्यादम पश्यत। एक सुबह के समय में लघुपतनक नामक कौवा जो है दूसरे यमराज के समान, एक यमराज तो जो मृत्यु का देवता है और दूसरा कौन, व्याध। व्याध का अर्थ होता है शिकारी। एक शिकारी को उसने देखा जो कैसा था, दूसरे सेकेंड नंबर अर्थात कि यमराज के समान था। लघुपतनक नामा वायसा प्रबुद्ध कृतांतम एवं द्वितीयम आयांतम व्याधम पश्यत। उस लघुपतनक नामक कबूतर ने दूसरे यमराज के समान एक शिकारी को आता हुआ देखा। तब अवलोक्यम चिंत्यता उसे देखकर, किसे देखकर, उस शिकारी को देखकर, अवलोक्यम देखकर, चिंत्यत उसने सोचा, अद्य प्रातरेव आज सुबह से ही अनिष्ट दर्शनम जाता, आज सुबह ही अनिष्ट दर्शन, अशुभ दर्शन हो गए हैं। अब उस कबूतर ने देखा कि ये जो दूसरे यमराज के समान शिकारी आ रहा है, आज सुबह में जो है वो मैंने अनिष्ट के दर्शन कर लिए, अर्थात कि अशुभ दर्शन कर लिए। क्योंकि शिकारी आया है जंगल में और उसके पास में कोई जाल है, तो जाहिर सा है कि वो किसी जाल के अंदर जो है किसी जानवर को फांस के ले जाएगा और उसे मार देगा। तो कबूतर ने सोचा कि ये दूसरे यमराज के समान मैंने आज सुबह में इस शिकारी को देखा है, आज अवश्य कुछ जो है वो बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। न जाने क्या अनभिमत दर्शयस्ती, पता नहीं आज क्या अनिष्ट दिखाएगा। आज जब मैंने सुबह में इस यमराज के समान दूसरे शिकारी को, दूसरे यमराज के समान इस शिकारी को देखा है, तो पता नहीं यह आज क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तदनुसरणं क्रमेण व्याकुलश्च चलित, उसके अनुसरण से व्याकुल होकर चलता है। आगे शिकारी जा रहा है, पीछे लघुपतनक नामक जो कौवा है वो इसका अनुसरण भी करता है। वो देखना चाहता है कि शिकारी आज वन में, जंगल में क्या अनिष्ट करेगा। अतः तदनुसारेण क्रमेण व्याकुलम चलित, इसके पश्चात वो व्याकुल अवस्था में उसका अनुसरण करने लगा। अथ तेन व्याधेन तंडुलाकणान् विकीर्ण्य जालं विस्तीर्ण्य, इसके बाद उस शिकारी ने उस वन में कुछ तांडुल का अर्थ होता है चावल, अब क्या हुआ कि इस शिकारी ने क्या किया कि जंगल में गया और जंगल में जाकर इसने जो है वो कुछ चावल, पेड़ के पास में जो है वो कुछ चावलों के जो है वो दाने बिखेर दिए और वहां पर जाल को बिछा दिया।
अत तेन व्याधेन तांडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। इसके पश्चात या इसके बाद उस व्याध का मतलब शिकारी ने वहां पर कुछ चावल के दाने गिराए, बिखेर दिए, और उसके बाद में वहां पर उसने जो है वो जाल फैला दिया। सच प्रसन्न भूत्वा, वह प्रसन्न होकर, सच प्रसन्न भूत्वा स्थित, और वहां पर वो छुप गया, खुश हो गया क्योंकि मैंने तो जाल बिछा दिया, और इस प्रकार से जो है वो वहां पर छुप कर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोत राजा, उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने सपरिवार वियति आकाश में विसर्पन उड़ते हुए उन तंडुल कणान, उन चावलों के कणों को अवलोकयामास, अर्थात कि देखा। इसके पश्चात जैसे वो छुप गया शिकारी, तो तभी वहां पर एक जो है वो चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा जो है उड़ते हुए जा रहा था, और आकाश से ही उसने जो है उन चावलों के कणों को देखा। तथा तब कपोतराज ने, अर्थात कि चित्रग्रीव ने तांडुल कण लुब्धान, उन चावलों के लालची कौन? अन्य कबूतर। तंडुल कण लुब्धान कपोतान, उन चावलों के लोभी कबूतरों को प्रत्याह कहा कुतो अत्र निर्जन वने तंडुल कणाना संभव। इस निर्जन वन में इस तरह से चावल कैसे संभव है? तन्निरूप्यताम तावत, तो निश्चय कीजिए, अर्थात कि कुछ देर रुक जाइए। भद्रमिदं न पश्यामि, मैं कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं समझ रहा हूँ कि भाई इस निर्जन वन में चावल कैसे संभव हो सकते हैं। तुम कुछ समय रुको, मुझे कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। सर्वदा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोत सदर्भम आह। उसके पश्चात कपोतराज चित्रग्रीव के वचनों को सुनकर उन कबूतरों में से एक कबूतर ने कहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सब कुछ जो है एक जैसे नहीं होते, तो इसने चित्रग्रीव ने मना कर दिया कि भाई आप लोग, मुझे जो है आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप अभी यहाँ पर ना उतरे। लेकिन इन कबूतरों में से जो एक कबूतर था उसने जो है वो वापस जो है वो कहा। तो अब इसके आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जो है मैं रिविजन करवा देता हूँ इस क्लास का, कि आप लोगों ने इसमें ये पढ़ा कि हितोपदेश नाम एक जो है वो नीति साहित्यों के अंदर, शिक्षा देने वाले ग्रंथों के अंदर हितोपदेश बहुत ही अच्छा ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना पंडित नारायण शर्मा ने की, और पाटलिपुत्र नामक स्थान के जो राजा थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए नारायण शर्मा ने पंचतंत्र इत्यादि को मिलाकर कुछ कहानियां लिखी, कुछ अपनी कहानी लिखी, हितोपदेश का निर्माण कर दिया। हितोपदेश में जो है वो मित्र लाभ, सूर्य भेद, विग्रह और संधि 4 भाग है। मित्र लाभ का अर्थ है मित्रों से क्या हमें जो है वो उन्नति होती है। सूर्य भेद का अर्थ है मित्र कैसे कैसे होते हैं। विग्रह का अर्थ है कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, और संधि का अर्थ होता है कैसे मित्र जब टूट जाते हैं तो उनको मना भी लेना चाहिए। फिर आप लोग पढ़ रहे हैं कि मित्र लाभ में से जो है ये पहली कहानी है। उस कहानी का अंश ये है कि एक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा सेमल का वृक्ष होता है। सेमल के वृक्ष पर अलग अलग दिशाओं से आकर कई पक्षी वहां पर जो है वो रात्रि में निवास करते हैं। चंद्रमा के लुप्त हो जाने पर या अस्त हो जाने पर कुमुदिनी, अर्थात कि कुमुदिनी पुष्प के नायक चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सुबह सुबह का ही समय था, एक लघुपतन नामक कौवा जो है वो एक दूसरे यमराज के समान या यमराज के रूप में एक शिकारी को आता हुआ देखता है। वो शिकारी का जो है वो अनुसरण करता है, पीछे पीछे जाता है और सोचता है कि आज अवश्य मैंने सुबह सुबह में अनिष्ट दर्शन कर लिए, अशुभ दर्शन कर लिए, आज अवश्य कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद जो है वो इसके बाद में जो है वो क्या करता है कि चावलों के कणों को वहां पर बिखेर देता है और छुपकर बैठ जाता है। तभी वहां पर चित्रग्रीव नामक एक कबूतरों का राजा जो है अपने परिवार से उड़ता हुआ जा रहा होता है। वो आकाश से देखता है कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो चावलों के कण बिखरे हुए और ये संभव नहीं है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वे अपने परिवार को कहते हैं कि आप कुछ देर सोचिए, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आप कुछ समय सोचिए, उसके बाद जो आगे कार्य कीजिए। तो इसके पश्चात जो है
वो आगे का टॉपिक जो हम